अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक फोर्स एंड द मोमेंटम। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स एंड द टॉपिक फोर्स एंड द मोमेंटम। तो फोर्स एक ऐसी टर्म है जिसकी वजह से एक बॉडी मूव करती है एंड सिमिलरली मोमेंटम एक ऐसी टर्म है जो बेसिकली डिपेंड कर रही होती है किसी भी बॉडी के मास पर और उसकी वेलोसिटी पर। मोमेंटम ये डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पर। ओके, P इज इक्वल्स टू mv। तो जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं दैट्स मीन वो बॉडी मूव करेगी तो उस बॉडी का कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होगा। ओके, सो अगर हम फोर्स एंड द मोमेंटम को इकट्ठे डिस्कस करें, so when a force acts on a body it produces an acceleration in the body and will be equal to the rate of change of momentum of the body। तो जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देता है। ओके, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी। तो वो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देता है और वो जो फोर्स है वो इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस चेंज ऑफ मोमेंटम जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा पी से। ओके, और सिमिलरली रेट, मैंने आपसे कहा था कि जब भी रेट का जिक्र हो दैट मीन कि आप उस टर्म को टी से डिवाइड करते हैं। क्लियर? सो अगर हम इसको टी से डिवाइड करें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को, दैट इज इक्वल टू द फोर्स। क्लियर? नाउ कंसीडर कि एक बॉडी है जिसका मास m है। अब आपने इस पर फोर्स अप्लाई की तो ये बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया। अब ऑब्वियसली स्टार्ट में जब बॉडी रेस्ट में थी तो उसकी वेलोसिटी भी जीरो थी, वो मूव नहीं कर रही थी। और जैसे कि आपने फोर्स अप्लाई किया अब वो बॉडी मूव करना स्टार्ट हुई, दैट मीन उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। सो वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। सो सिमिलरली अगर हम बात करें यहां पर कि इनिशियली उसका मोमेंटम क्या होगा और फाइनली आफ्टर अप्लाइंग फोर्स उसका मोमेंटम क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इनिशियल मोमेंटम की। सो लेट्स सपोज के उसका इनिशियल मोमेंटम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं पी आई से एंड दैट इज इक्वल्स टू mvi। ओके, mvi मींस कि स्टार्ट में उसकी वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी थी दैट इज vi एंड m इज द मास ऑफ द बॉडी और उसका मोमेंटम जो है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं या pi से। क्लियर? एंड आफ्टर अप्लाइंग फोर्स द फाइनल मोमेंटम इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं pf से। सो सिमिलरली मास m आ जाएगा और उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी दैट इज vf। सो अब अगर आपने चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना हो कि मोमेंटम में कितना चेंज आया है तो वो हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। द चेंज इन मोमेंटम that is equals to final momentum minus initial momentum। ओके, और फर्दर अब हम ये वैल्यूज जो है इसमें पुट करते हैं और हम चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? सो द चेंज इन मोमेंटम व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा p एंड फाइनल मोमेंटम व्हिच इज pf माइनस इनिशियल मोमेंटम व्हिच इज pi। सो डेल्टा p इज इक्वल्स टू, अब pf की जगह मैं लिख रहा हूं mvf और pi की जगह लिख रहा हूं mvi। नाउ हियर इज चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं पी एफ माइनस पी आई
that is equals to mvf minus mvi. So similarly हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था दैट इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, दैट मीन कि आप यहाँ पर टाइम से डिवाइड करेंगे. सो बोथ साइड पर मैं टाइम से डिवाइड कर रहा हूं. pf minus pi divided by t and similarly mvf minus mvi divided by t. So अगर हम इस टर्म में देखें तो यहाँ पे m कॉमन आ रहा है. So m हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा vf minus vi and divided by t, और ये pf minus pi divided by t as it is आ जाएगा. So vf minus vi divided by t. So recall करें अगर हम चैप्टर नंबर 2 को, जिसमें हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. क्लियर? एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, जिसका फॉर्मूला था a इज इक्वल्स टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t. सो मैं यहां पर इस वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूं एक्सेलरेशन से. pf माइनस pi डिवाइडेड बाय t इज इक्वल्स टू m a. इस टर्म की जगह पूरा मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, दैट इज एक्सेलरेशन. क्लियर? सो अब आपने न्यूटन सेकंड लॉ स्टडी किया था, दैट इज F इज इक्वल्स टू ma. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स second law of motion, and which is F is equals to ma. So that means ma F के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे ma को F से रिप्लेस कर सकता हूं. So it becomes now F is equals to, इसकी जगह मैंने F रिप्लेस कर दिया, and F is equals to pf minus pi divided by t. So this is the relation of force and momentum. Clear? So आप जो फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पर, जब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, that will also equals to the rate of change in momentum. Clear? So momentum का यूनिट हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, and that is किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो सिमिलरली मोमेंटम का एक और यूनिट भी है, दैट इज न्यूटन सेकेंड. ओके, सो द यूनिट ऑफ मोमेंटम एंड विच इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इसका एक और यूनिट है विच इज न्यूटन सेकेंड. सो आपको दोनों यूनिट्स याद होने चाहिए. बोर्ड में आपसे एज एन एमसीक्यू वो इनमें से कोई भी एक यूनिट आपसे पूछ सकता है. क्लियर? सो दिस इज द टॉपिक फोर्स एंड मोमेंटम. आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा. सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. सो हियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं मोमेंटम को. एज यू नो कि जब भी एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई की जाए, उस बॉडी का कुछ ना कुछ मास भी था, और अब जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी मूव करेगी, दैट मीन उसकी वेलोसिटी भी होगी. सो जब एक बॉडी का मास हो और वो किसी वेलोसिटी से मूव करे, दैट्स मीन कि वहां पर उस बॉडी का मोमेंटम है. क्लियर? सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मोमेंटम डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिस्टम को डिस्कस करते हैं. अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन सर्टेन बाउंड्रीज. सिस्टम क्या है? सिस्टम एक ग्रुप ऑफ बॉडीज है, और जो कि एक लिमिटेड बाउंड्री के अंदर एग्जिस्ट करता है. एंड सिमिलरली व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग. सो एक ऐसा सिस्टम जिसमें बॉडीज जो हैं वो बेशक इंटरैक्ट कर रही हों आपस में, लेकिन उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना हो. क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम. एज यू नो
कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज अ मैटर, और हर मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना है। अब इन एटम्स की आपस में अंदर मोशन भी होता है, दैट इज वाइब्रेटरी मोशन, एंड गैसेस में जो है वो रैंडम मोशन होता है। सो अब एटम बेसिकली जब वाइब्रेट कर रहे होते हैं, अब वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्लियर, इंटरैक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नली उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की जा रही। सो दैट इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम, क्लियर। सो अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसे सिस्टम जो कि आइसोलेटेड हैं, ठीक है, और वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, दो सिस्टम या दो से ज्यादा सिस्टम आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, और उनका मोमेंटम अगर कांस्टेंट रहता है, सो दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो इसको हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल से, लाइक एन एयर फिल्ड बैलून। यहां पर देखें, आपके बैलून है और उसके अंदर जो एयर मौजूद है, इट बिकम्स अ सिस्टम। ओके, स्टार्ट में क्या है कि आपने जैसे ही उसमें एयर फिल की, आपने उसको होल्ड किया है, अभी वो बैलून मोशन में नहीं है, हरकत में नहीं है, तो यहां पर इनिशियली उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। अब जैसे ही आप उसको रिलीज करते हैं, तो क्या होता है कि एयर जो है वो प्रेशर के साथ बाहर को आती है। अब एयर प्रेशर के साथ बाहर को आती है, सो अब वहां पर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए बैलून जो है उसकी मोशन अपवर्ड को हो जाती है, और बैलून अपवर्ड राइज करना शुरू कर देता है, क्लियर। सो this is all happen just to conserve the momentum, clear. So that's why the law of conservation of momentum is very important. So इसको हम further study करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, जिससे ये कंसेप्ट आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। So now consider an isolated system of two spheres of masses m1 and m2. Now let's suppose कि दो सिस्टम हैं और दो सिस्टम उनके masses जो हैं वो m1 और m2 है। Now here let's suppose कि जो mass m1 है ये मूव कर रहा है velocity u1 से, और m2 जो है ये मूव कर रहा है velocity u2 से, क्लियर। और यहां पर हमें बुक में बता दिया गया है कि जो u1 की वेलोसिटी है वो ज्यादा है। अब अगर u1 की वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो एक वक्त आएगा कि जब m1 जो है वो जाकर इससे स्ट्राइक कर जाएगा। अब अगर हम बात करें बिफोर कोलिजन की, जब एक मास m1 मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी के साथ, सो ऑब्वियसली इसका भी कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, और सिमिलरली m2 मास मूव कर रहा है u2 वेलोसिटी के साथ, तो इसका भी यहां पर कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। तो अभी हम बिफोर कोलिजन इसके मोमेंटम को डिस्कस करते हैं। नाउ इनिशियल मोमेंटम of mass m1, and that is equals to pi1, and that is equals to m1 u1, clear. And similarly initial momentum of mass m2, which is pi2, and that is m2 u2, क्लियर। तो अब जैसे ही m1 मास u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और जैसे ही जाके स्ट्राइक करेगा m2 के साथ, तो आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम हो जाएगा, सो we can write it as final momentum of mass m1, which is pf1, that is equals to m1। अब टकराने के बाद मैं लेट्स सपोज कहता हूं कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, एंड इट बिकम्स v1, एंड सिमिलरली फाइनल मोमेंटम of mass m2
which is pf2 and that is equals to m2v2. क्लियर? सो अब अगर हम बात करें कि टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना था, सो हम इन दोनों वैल्यूज को एड अप कर लेंगे. सो द टोटल इनिशियल मोमेंटम, सो हियर the total initial momentum and which is m1 u1 plus m2 u2. अगर मैं कहूं फाइनल टोटल मोमेंटम कितना है, सो टोटल फाइनल मोमेंटम which is equals to m1 v1 plus m2 v2. Clear? And according to law of conservation of momentum, according to law of conservation of momentum, total momentum before collision, which is actually the initial momentum, and similarly that is equals to the total momentum after collision. Clear? So the total momentum before collision, which is actually m1 u1 plus m2 u2, and that is equals to m1 v1 plus m2 v2. क्लियर? सो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, दे बोथ आर इक्वल. क्लियर? सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं. सो हम कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं. सो the applications of law of conservation of momentum, and the first that is gun and bullet. As you know कि गन जो है वो थोड़ी सी भारी होती है, तो नॉर्मली हम इसके मास को यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से. गन के मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सिमिलरली गन की वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल वी से. अब आप सोच रहे होंगे कि गन की वेलोसिटी, तो ये मैं डिस्कस करता हूं बाद में. और सिमिलरली बुलेट जो है क्योंकि वो बहुत स्मॉल होती है, उसका मास बहुत कम होता है, दैट्स वाई इसके मास को मैं स्मॉल एम से और इसकी वेलोसिटी को मैं स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करता हूं. क्लियर? सो अब इनिशियली में लेट्स सपोज कि दोनों मास और बुलेट दोनों रेस्ट में हैं, सो यहां पर क्या होगा कि उसका मोमेंटम जीरो होगा. अब जैसे ही आप गन को फायर करते हैं तो बुलेट जो है वो एक स्पीड से मूव करती है. सो अब यहां पर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन जो है वो स्पीडली रिकॉइल होता है, और अब ये इस तरह से रिकॉइल होता है कि वहां पर जो टोटल मोमेंटम है आफ्टर द गन इज फायर्ड, दैट इज जीरो. तो वहां पर टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. क्लियर? सो लेट्स सपोज कि मैंने यहां पर कहा कि स्टार्ट में जो टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर द गन इज फायर्ड, टोटल मोमेंटम before gun fired, and that is zero. And similarly
total momentum after gun fired. So that is the momentum of gun, which is capital M, V plus the momentum of bullet, which is mv. Clear? अब यहां पर बेसिकली जो v है that is the velocity of recoiling of gun. कि गन जिस स्पीड से रिकॉइल करता है तो उसकी वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से. क्लियर? सो अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम बिफोर गन फायर्ड इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर गन इज फायर्ड. So according to law of conservation of momentum, total momentum before fired is equals to total momentum after fired, and that is before fired 0 और after fired क्या हो जाएगा mv. क्लियर? सो अब हम इस प्लस mv को हम इधर ले आते हैं तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा. अब क्योंकि मुझे वेलोसिटी रिक्वायर्ड है रिकॉइलिंग ऑफ गन की, तो ये m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये m यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा. सो v बिकम्स माइनस mv डिवाइडेड बाय m. क्लियर? सो इस फॉर्मूले से फर्दर हम उस गन की रिकॉइल की वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड दिस नेगेटिव साइन शोज कि यहां पर क्योंकि रिकॉइलिंग जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, सो टू कंजर्व द मोमेंटम, सो दैट्स व्हाई दिस नेगेटिव रिप्रेजेंटेड द ऑपोजिट डायरेक्शन. क्लियर? सो आई होप ये एप्लीकेशन आपको समझ आ गई होगी. इसी के साथ एक और एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं, दैट इज रॉकेट्स. सो रॉकेट भी आपने देखा होगा कि जब उसमें फ्यूल को बर्न किया जाता है तो हॉट गैसेस जो है वो प्रेशर के साथ बाहर निकलती हैं. सो अब यहां पर भी बेसिकली मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रॉकेट जो है वो भी हाई वेलोसिटीज के साथ वो भी अपवर्ड मूव कर जाते हैं. क्लियर? सिमिलरली बहुत सी और भी एप्लीकेशंस हैं जिसमें मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है. सो आई होप ये लेक्चर और ये एप्लीकेशंस आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होंगी. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.